नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 के स्पेशल एपिसोड में। तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को बिना किसी इधर उधर की बातों के। तो एक बार आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। क्लास होगी, एपिसोड होगा हमारा बजट को लेके, जो अभी क्या हुआ, रिलीज हुआ है 1 फरवरी को। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो बजट जो था ये अंतरिम बजट था, इंटरिम बजट जिसको हम बोलते हैं। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे, जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपकी कोई भी दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो आप सभी को पता है 1 फरवरी को क्या किया गया? 1 फरवरी को बजट पेश किया गया, अंतरिम बजट। ठीक है, तो देखिए बजट और अंतरिम बजट दो चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को डिस्कस करने के पहले एक चीज़ अब मैं आपको बता दूं कि हर साल क्या होता है, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है और उसके पहले 31 जनवरी को सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये पेश किया जाता है 31 जनवरी को। और उसके बाद 1 फरवरी को क्या किया जाता है? बजट की पेशकश जो है वो संसद भवन में की जाती है। ठीक है, तो अंतरिम बजट क्या होता है, इसको जानने के पहले आपको पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है। ठीक है, तो बजट शब्द की बात करेंगे। तो बजट शब्द जो है वो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। ठीक, तो अगर हम बात करें संविधान की, ठीक है, अब इसको बजट इसलिए बोला गया क्योंकि पहले जो डॉक्यूमेंट्स जाते थे वो एक चमड़े के बैग में जाते थे। ठीक है, तो इस चमड़े के बैग में जो मंत्री लोग अपना डॉक्यूमेंट लेके जाते थे, इसकी वजह से इसको क्या बोला गया? बजट बोला गया। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, फिर भारत में जब निर्मला सीतारमण जी आई तो इसका नाम रख दिया बही खाता। क्या रखा? बही खाता। और उसके बाद इन्होंने पेश किया डिजिटल बजट टैबलेट के द्वारा। तो इन्होंने टैबलेट के माध्यम से बजट प्रस्तुत किया। ठीक है, तो वो क्या था? डिजिटल बजट उसको माना जाता है। फिर अब हम यहाँ पर बात करेंगे संवैधानिक प्रावधानों की। ठीक है, तो अगर हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें, संविधान के बारे में देखें, तो भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 112। ठीक, अनुच्छेद 112 में बात की गई है वार्षिक वित्तीय विवरण की। किसकी? वार्षिक वित्तीय विवरण की। किसकी बात की गई है? वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। तो अगर आपको पता हो तो संविधान में कहीं पर भी बजट का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या हुआ? यहाँ पर बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, इसमें वर्ष भर का क्या होता है? वर्ष भर का जो आमदनी और खर्चा, ठीक है, क्या होता है? आमदनी होती है और खर्च होते हैं, इसका ब्यौरा यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है 5 प्रकार के बजट होते हैं, तो इसको आज हम नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इसमें लैंगिक बजट होता है, और एक तो होता है जो परिणाम पर आधारित बजट होता है, आम बजट होता है, शून्य आधारित बजट होता है, और परिणामोन्मुखी बजट होता है। ठीक है, तो अलग अलग बजट होते हैं, उनका अलग अलग अनुप्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर रखी हैं, आप इसको देख सकते हैं। करंट अफेयर की क्लास में जब हमने बजट जो टॉपिक आया था, जब वहाँ पर देखा था तो इन चीज़ों को हमने देख लिया था। आर्थिक सर्वेक्षण आता है बजट के एक दिन पहले, तो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण के स्थान पर क्या आया है? आर्थिक सर्वेक्षण पर स्थान पर क्या आया है? एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडियन इकोनॉमी रिव्यू। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, ये करके एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें 10 साल का जो एक तरह से इम्प्रूवमेंट है, जो डेवलपमेंट है अर्थव्यवस्था का, उसको
बताया गया है यहाँ पर। तो आपको पता होगा जो गवर्नमेंट है वो 2014 से है, वर्ष आ गया है 2024। तो ये जो टाइम पीरियड है ये 10 साल का टाइम पीरियड यहाँ पर हो जाता है, और इस 10 साल के टाइम पीरियड में एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो फिर से किसी एक क्लास में हम उस रिपोर्ट पर बात करेंगे। तो यहाँ पर अंतरिम बजट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि आम चुनाव कब हैं। तो आम चुनाव 2024 में होने वाले हैं। कब? तो अप्रैल और मई में, ठीक है, ये सभी लोगों को पता है, ठीक। तो जो बजट होता है सर, बजट तो पूरे एक वित्तीय वर्ष का होता है ना। तो वित्तीय वर्ष का जब पूरा बजट होगा तो ये तो अगले फरवरी तक होगा। मतलब जब सिर्फ और सिर्फ बजट आएगा तो ये तो फरवरी 2025 तक की बात करेगा। इसीलिए इसको बजट नहीं पेश किया गया, ठीक है। पेश क्या किया गया? अंतरिम बजट पेश किया गया, ठीक है। अंतरिम बजट पेश करने का मतलब होता है कि जो चुनावी वर्ष होगा, क्या होगा? चुनावी वर्ष होगा। चुनावी वर्ष को क्या बोल देंगे? अंतरिम बजट बोलेंगे। इसको कहीं कहीं पर वोट ऑन काउंट भी बोला जाता है। कब? जब सरकार को चुनावी वर्ष में खर्चे देने के लिए पैसे निकालने होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वोट ऑन अकाउंट। और इसी को हम क्या बोलते हैं? जो बजट आता है चुनावी वर्ष में, इसको हम बोलते हैं अंतरिम बजट, ठीक है। तो बजट का लेखा जोखा देखेंगे, पूरा समझेंगे क्या चीजें होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अच्छी चीजें डिलीवर हों, ठीक है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी कि 1 फरवरी को क्या किया? देश का अंतरिम बजट पेश किया। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं, सभी लोगों को पता है। तो उससे पहले कुछ महीनों की आय और व्यय की जानकारी इस बजट के जरिए प्रदान की, ठीक है। इसमें कुछ और भी हैं जो जरूरी स्कीम हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में भी जानकारी है। तो आप सभी लोगों को पता है कि सरकार हर साल बजट पेश करती है। फिर यह अंतरिम बजट क्या होता है, ठीक है। अंतरिम बजट क्या होता है, ये एक सवाल है, ठीक है। तो थोड़ा जवाब तो मैं आपको दे चुका हूं इसका। तो पूरा जवाब जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या होता है अंतरिम बजट। क्योंकि देखिए, हर साल तो पूर्ण बजट आता है, पूरे पूरे साल के खर्चे होते हैं, पूरे पूरे साल के आमदनी की बात होती है, ठीक है, ऋण अदायगी की बात होती है, हर चीज़ों की बात होती है। लेकिन जब चुनावी साल आता है तो यही साल भर का बजट पलटकर अंतरिम बजट कैसे हो जाता है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो जिस साल लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है, तो जो चुनावी वर्ष होता है उस वर्ष क्या होता है? कुछ ही महीने होते हैं। अब आप देखेंगे तो फरवरी से मई तक मात्र कितने महीने हैं? 4 ही महीने होते हैं। तो इन 4 महीनों के लिए पूर्ण बजट नहीं आता। जो बजट आता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अंतरिम बजट, ठीक है। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि मान लीजिए सरकार चेंज हो जाती है, ठीक है, सरकार बदल जाती है। तो अगर सरकार बदल जाती है साहब, तो क्या होगा? तो चीजें निकलकर सामने ये आएंगी कि सरकार के बदलने पर सरकार अपनी पुरानी सरकार के बजटों को फॉलो करे या ना करे, ये संशय हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, फिर चुनावी दंगल है, कभी भी कोई भी जीत सकता है, लोकतंत्र है, कोई जनता कहीं भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? ऐसी स्थिति में मान लीजिए कोई दूसरी सरकार आ जाती है तो वो क्या करेगी? इस बजट को रद्द कर देगी। तो इसीलिए जो पैसा हो वो सुरक्षित रहे, क्या होता है? अंतरिम बजट पेश किया जाता है, ठीक है। तो चुनावी साल में क्या होगा? अंतरिम बजट पेश करती है सरकार, और चुनाव के बाद जो नई सरकार बनती है वो पूरे वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करने के लिए अधिकृत होती है। जो नई सरकार बनेगी वो क्या करेगी? नया बजट पेश करेगी, ठीक है। तो जो अंतरिम बजट होता है इसमें कोई भी नया खर्च या फिर नए आय का ब्यौरा नहीं दिया जाता है, ठीक है। नए बजट के आने तक ये क्या होता है? एक
अस्थायी प्रावधान होता है। ठीक है, इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, अंतरिम बजट बोला जाता है। ठीक है, तो बता दें कि 2019 में जो आम चुनाव हुए थे उसमें क्या था, वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली, लेकिन पेश किसने किया था, पीयूष गोयल। ठीक है, किसने इसको प्रेजेंट किया था, पीयूष गोयल ने। क्यों, क्योंकि उस समय जो जेटली जी थे, अरुण जेटली जी, इनकी जो तबीयत थी वो सही नहीं थी और कुछ ही समय बाद इनका क्या हो गया, देहांत भी हो गया था, तो अलग मैटर है। ठीक है, तो अरुण जेटली की जगह पर पीयूष गोयल ने क्या किया था, अंतरिम बजट को पेश किया था। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये चीजें होती है अंतरिम बजट में। ठीक, तो अंतरिम बजट में सरकार का खर्च, राजस्व, राजकोषीय घाटा, वित्तीय प्रदर्शन और कुछ महीनों का अनुमान जो है वो जारी होता है, जबकि पूर्ण बजट में पूरे वित्त वर्ष का लेखा जोखा पेश किया जाता है। तो जो भी चुनावी वर्ष होगा उसमें पूर्ण बजट नहीं आएगा। चुनाव जब समाप्त हो जाएंगे, नई सरकार का गठन हो जाएगा, तो नई सरकार के गठन के बाद क्या किया जाएगा, एक नया बजट पेश किया जाएगा। तो बात करेंगे इस अंतरिम बजट के बारे में। ठीक है, तो इस अंतरिम बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए, किन चीजों को शामिल किया गया, उन सबको देखेंगे। तो जो टैक्स स्लैब है, आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, टैक्स स्लैब। ठीक है, तो टैक्स स्लैब में नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वही कि जो इनकम टैक्स से कोई राहत नहीं मिली है, मतलब पुराना ही टैक्स स्लैब जो बजट 2023-24 का लिए था, वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए जो बजट था, इसी बजट को आगे इसी बजट के आधार पर जारी रखा गया है, जिसमें क्या है कि 5 लाख रुपए अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं लगना है। और उसके बाद अगर, ठीक है, और उसके बाद अगर आपका जो इनकम है वो 7 लाख रुपए तक है, तो आप यहाँ पर क्या है, छूट ले सकते हैं इनकम टैक्स में। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो 7 लाख तक की जो इनकम है, इस जो इनकम का जो एक स्लैब है, जो एक बेल्ट है, जिनकी इनकम सालाना 7 लाख या 7 लाख से कम है, उनको अभी टैक्स नहीं देना है अपनी आय पर। तो ये क्या है, जो इनकम टैक्स होता है या फिर आयकर होती है, ठीक, इसके लिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक, अगला चीज क्या है इस उसमें, तो इसमें बताया गया, महिलाओं को ध्यान में रखा गया, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए उम्मीद से कम घोषणाएं हैं, लेकिन क्या किया गया, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आप सबको पता होगा लखपति दीदी योजना जो है वो लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पर इन चीजों को 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 वर्ष तक की बच्चियों को फ्री टीका लगाया जाएगा, इस योजना को प्रारंभ किया गया। सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। तो अभी ये कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं इस बजट में। ठीक है, फिर उसके बाद किसानों को उम्मीद थी कि उनका जो एमएसपी है उसमें उसका जो दायरा है वो बढ़ेगा। उनकी जो सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि जो दी जाती है 6,000 रुपये, इनको उम्मीद थी कि ये बढ़ेगी, लेकिन वो भी नहीं बढ़ी। तो कुछ चीज़ों में ये चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो आप सब लोगों को पता होगा कि किसान सम्मान निधि जो है वो प्रत्येक वर्ष, मतलब हर साल कितनी होती है, 6,000 रुपये होती है, जो 3 किस्तों में दी जाती है, जो 2-2 हज़ार की किस्तें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, 2-2 हज़ार की किस्तें जो होती हैं वो लोगों को दी जाती हैं। क्लियर, जो किसान हैं। ठीक, तो उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात थी, इसका भी जो दायरा था वो नहीं बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं
सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया है। ठीक है, तो ये क्या है, 2% की इसमें से बढ़ोतरी है। पिछली बार 1.25 लाख करोड़ का एलोकेशन था और अंतरिम बजट में 1.27 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है। किसके लिए? कृषि क्षेत्र के लिए। ठीक है, कृषि क्षेत्र के लिए जो एलोकेशन है वो 1.27 लाख करोड़ का किया गया है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा रोजगार। ठीक है, इसकी बात करें तो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड जो है वो यहाँ पर रिलीज किया गया है या फिर इसका ऐलान किया गया है। घोषणाएं कोई भी नहीं की गई। तो आपको पता भी है कि जो अंतरिम बजट होता है, अंतरिम बजट में कोई भी नई घोषणाएं नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या है, शिक्षा और रोजगार में 1 लाख करोड़ के कॉर्पस फंड का ऐलान किया गया है। इससे 50 साल तक की अवधि के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा लोन जो है इसको भी बढ़ाया गया है। जो एजुकेशन लोन है, ठीक है, एजुकेशन लोन के जो वैल्यू है, उसकी जो दायरा है उसको बढ़ाया गया है। फिर बात करें रक्षा की, तो सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है वो किसके लिए है? रक्षा मंत्रालय के लिए किया गया है। सबसे ज़्यादा किसको दिया गया? रक्षा मंत्रालय को दिया गया। मतलब डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले साल के केवल 0.27 करोड़ यानी 3.4% ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है इस पूरे अंतरिम बजट का, लगभग 8% हिस्सा, ये किसको प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है रक्षा मंत्रालय को, डिफेंस सेक्टर को। ठीक है, क्लियर? तो इसके जरिए क्या है, डीप फेक टेक्नोलॉजी को क्या है, मजबूत किया जाएगा और हथियारों के लिए आत्मनिर्भर बनने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेट्रो और नमो भारत जैसे प्रोजेक्टों की जो बढ़ोतरी की जाएगी। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के अलावा 3 और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 40,000 रेलवे कोचेस बनाए जाएंगे जो वंदे भारत के कोचेस पर आधारित होंगे। मतलब उनका स्टैंडर्ड जो होगा वो वंदे भारत जो कोच हैं, आपने ट्रेन देखी होगी, ठीक है, तो उनके आधार पर होगा। ठीक, कोयले से गैस बनाने की कैपेसिटी 2030 तक क्या की जाएगी? 100 मीट्रिक टन की जाएगी, ताकि क्या हो, नेचुरल गैस, मेथेनॉल, अमोनिया के इंपोर्ट का खर्च जो है वो कम हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद वित्त मंत्री ने G20 समिट के दौरान घोषित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को भारत और दुनिया के लिए गेम चेंजर बताया। लेकिन इसके प्रोग्रेस के बारे में कोई भी बात अभी नहीं की है इन्होंने, क्योंकि देखिए अंतरिम बजट है। जब तक एक फ्रेश बजट नहीं आएगा, फ्रेश गवर्नमेंट के साथ 5 सालों के लिए जब गवर्नमेंट बनेगी तो वो अपने बजट जो है वो फिर 5 वर्ष के हिसाब से वहाँ पर डिज़ाइन करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। ठीक है, तो वित्त मंत्री ने बताया कि अगला वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार की जो इनकम थी 30.80 लाख करोड़ और खर्च 47.66 लाख करोड़ का अनुमान है। मतलब बजट क्या है? घाटे का बजट है। ठीक है, क्या है? घाटे का बजट है। ठीक है, तो घाटे का बजट क्या होता है? जब आमदनी 98 और खर्चा रुपया हो, मतलब खर्चे ज़्यादा हो रहे हो, आमदनी कम हो रही हो। तो यहाँ पर देखिए आमदनी कितनी है? 30.80 करोड़ और खर्चे कितने हैं? 47.66 करोड़। तो सर जब खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, तब क्या होगा? तो भैया तब ये होगा कि हम क्या करेंगे? उधार लेंगे, हम लोन लेंगे और उसके बाद जो हमारा बजट होगा उसका हम अपने बजट का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे करेंगे? उस उधार का ब्याज भुगतान करने में। ठीक है, तो ये सरकार की एक क्या है, बिछी बिछाई बिसात है, हमेशा से चली आ रही है, हमेशा चलती रहेगी। क्योंकि क्या है, लोगों को मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम धर्म और इसके नाम पर वोट करना है। ठीक है, वोट करने जाते हैं तो जाति देखते हैं, क्योंकि उनको नेता नहीं जीजा चुनना होता है जैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिस दिन आप अपने नेता की क्वालिफिकेशन देख के उनको
उनकी योग्यता को देखकर वोट करेंगे, देश अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, टैक्स कलेक्शन कितना था इसमें, टैक्स कलेक्शन जो था वो 26.02 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। और इसमें जो मुख्य बातें हैं ये बताया गया कि लोगों का रहन सहन बेहतर हुआ है। ठीक है, तो इस पर कोई भी हंसेगा नहीं। ठीक, लोगों की कमाई बढ़ी है, इस पर बिल्कुल भी नहीं हंसना है। और वे भविष्य के लिए बेहतर सोच रहे हैं, इस पर आप हंस सकते हैं क्योंकि आप लोग अपने भविष्य के लिए बेहतर सोच रहे हैं। ठीक है, और 3 साल से अगर बात की जाए तो जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, विकास दर है, वो 7% के आसपास बनी हुई है, जो G20 देश हैं, मतलब इन 20 देशों में सर्वाधिक है। तो एक तरह से 20 देशों में नहीं, ये विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, विश्व स्तर पर सर्वाधिक ग्रोथ रेट है। FDI जिसको इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया, वैसे ये होता क्या है, तो ये होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, 2014 से 2023 के दौरान 596 अरब डॉलर जो है ये प्राप्त हुआ है। जबकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुलना की है 2005 से 2014 की, तो इन्होंने क्या बताया कि हमने दुगना कर दिया। फिर उसके बाद ब्लू इकोनॉमी, मतलब समुद्र पर आधारित जो इकोनॉमी है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देंगे, 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन देंगे, लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो निकल कर सामने आती है, क्योंकि अभी जो इंडिया मालदीव कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, इसमें बहुत जो था वो टूरिज्म को लेकर ही मेन हुआ। तो यहाँ पर लक्षद्वीप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, इसकी बात की गई, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो अंतरिम बजट की घोषणा में हुई सूर्योदय योजना के तहत क्या है, 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो डिक्लेरेशन है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की, ये 22 जनवरी को प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, 1 करोड़ लोगों के छतों पर क्या है, सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा। क्लियर, तो अगर हर महीने जो लोग हैं, अगर 2500 से 3000 बिल आता है, तो यह घटकर 8 रुपये पर दिन यानी 240 रुपये महीना हो सकता है। इसलिए आपको घर पर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना होगा। तो अच्छी बात है, कन्वेंशनल एनर्जी जो है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको यूज करना है, पर्यावरण को बचाना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या बढ़ेंगे, तो आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ घर जो है वो बनाए जाएंगे। ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अभी तक क्या है, 3 करोड़ घर आवास योजना के तहत बनाए गए हैं, 70% घर महिलाओं के नाम पर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जो है 25 जून 2015 को हुई थी। ठीक है, 2023 के बजट में 79,000 करोड़ का आवंटन था, 2022 के बजट में 48,000 करोड़ का आवंटन था। ठीक है, इसमें जो किस्तें दी जाती हैं वो एक बार में 40,000, दूसरी बार में 40,000 और तीसरी बार में 50,000, ये 3 किस्तें जो हैं वो जारी की जाती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अलग है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अलग है। ठीक है, शहरी योजना में तीनों किस्तें जो होती हैं वो 40-40 हजार की ही होती हैं। ठीक, क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। आगे अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो अंतरिम बजट क्या है, अस्थायी व्यवस्था है जिसमें नई सरकार के कार्यभार संभालने तक सरकारी आय और व्यय को कवर किया जाता है। अगर यहीं पर पूर्ण बजट की बात करें तो एक व्यापक वित्तीय योजना है जिसमें सरकारी आय व्यय आवंटन और नीतिगत घोषणाओं को शामिल किया जाता है। चुनावी वर्ष लगभग 2 से 4 महीने की अवधि के लिए ये होता है, कौन, अंतरिम बजट। ठीक है, लेकिन अगर हम पूर्ण बजट की बात करें तो ये एक पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होता है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक, फिर इसके बाद अगर बात करें अंतरिम बजट की, तो अंतरिम बजट में क्या होता है, सरकार किसी बड़ी नीतिगत घोषणा और टैक्स में बड़े बदलाव से क्या करती है, बचती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पूर्ण बजट की, तो सरकार नई नीतियां और बड़ी घोषणाएं क्या है वो लाती है। फिर यहाँ पर सरकार वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगती है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो पैसे निकलते हैं वो क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। और अगर हम बात करें पूर्ण बजट में, तो लोकसभा में जब पैसा निकाला जाता है तो उस पर विस्तृत चर्चा होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो जो विधेयक होता है वो पास होता है, और विधेयक के पास होने के बाद क्या होता है, जो अनुदान है वो प्रदान किया जाता है। तो फर्क ये है अंतरिम बजट और पूर्ण बजट में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर तो थोड़ा ब्लर है लेकिन आप देखेंगे, इसको कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 2019-20 में वास्तविक खर्च लाख करोड़ में और 23-24 में बजट का अनुमान। तो रक्षा क्षेत्र की बात करें तो 2019-20 में कितना था, 4.31% था, और वर्ष 4.31 लाख करोड़ रुपए था। और बात करें 2023-24 में तो ये 5.93 लाख करोड़ रुपए हो गया। रेलवे की बात करें तो इसमें 252% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सड़क परिवहन की बात करें तो 2019-20 से 23-24 में 2.83 से 2.7 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। या फिर ये क्या है, खर्च और अनुमान की। तो अगर ये बात करें कृषि में तो 1.3 लाख करोड़ का जो था वो तो यहाँ पर घाटा हुआ है या फिर कमी की गई है 1.25 लाख करोड़ की। ग्रामीण विकास की बात करें तो ग्रामीण विकास 1.19 लाख करोड़ था 2019-20 में, ये कितना हो गया, 1.58 लाख करोड़ हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें भारत में तो नेशनल हाईवे 2015 में कितने थे, तो 97,991 किलोमीटर थे। अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज की 2022 में तो 1,44,634 किलोमीटर ये हो चुके हैं, ठीक है। एयरपोर्ट्स की बात करें 2015 में ये कितने थे, तो 74 थे, 2022 में ये 149 हो चुके हैं। एयरक्राफ्ट मूवमेंट की बात करें तो 2015 में ये 16 मिलियन टन था, 2022 में बात करें तो ये 25 मिलियन टन हो चुका है। कार्गो ट्रैफिक की बात करें यहाँ पर तो 2015 में 581.3 मिलियन टन था, अगर 2022 में देखा जाए तो ये 720 मिलियन टन हो गया है। इलेक्ट्रिक ट्रेन के रूट की बात करें तो 2015 में 22,224 किलोमीटर आच्छादित था, यहाँ पर कवरेज था, और 2022 में ये डबल से भी ज़्यादा होते हुए 50,394 किलोमीटर इलेक्ट्रिक जो पटरियाँ हैं वो हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2014-15 तक 1,545 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर ईयर बिछाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें 2021-22 में तो ये लगभग 2,907 किलोमीटर प्रतिवर्ष बिछाए जाते हैं। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो 2014 से 2023 में 37,011 किलोमीटर प्रतिवर्ष जो है वो हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सप्रेस वे हैं इनकी जो लंबाई है यहाँ पर दिखा है आपने साल दर साल जो किस प्रकार के बढ़ते हुए गए हैं 2014 से 2024 तक। ये 10 साल की जो तुलना है एक सरकार के द्वारा की गई है वो यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। क्लियर सभी लोगों को। चलिए तो आगे क्या है, आगे यहाँ पर हम देखेंगे तो आगे आपके लिए बहुत सारा थैंक यू है, आप अभी तक क्लास में बने थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ हमने बजट को डिस्कस किया है। इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है वो एक चीज़ बचती है, वो है जो इकोनॉमिक सर्वे के स्थान पर भारत एक आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट आई है पिछले 10 सालों की। तो उसके लिए एक अलग वीडियो आपको स्पेशल मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर आप इन चीज़ों को अच्छे से और ब्रॉडली समझ पाएंगे। तो वो क्लास लंबी होगी। ये एक आपको सारी जो मुख्य बातें थी बजट को लेके, अंतरिम बजट को लेके, उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो आप अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों से विदा लूँगा मैं, आलोक, और चलते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।